हेलो वेलकम फ्रेंड्स। तो यार सबसे पहले आप सभी को नवरात्रा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। खूब डांडिया खेलो, खूब मस्ती करो और साथ साथ पढ़ते भी रहो, ठीक है। और आज के दिन हम हमारा नया चैप्टर भी स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि है कौन सा, ट्रिग्नोमेट्री सेकंड स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, ठीक है ना। अब यार यह है ना जो हमने पिछला चैप्टर किया है, जो कि कौन सा ट्रिग्नोमेट्री वाला, उससे लगभग सेम ही बोल सकते हैं। आपकी एनसीईआरटी में तो सेम ही दे रखा है। जो पूरी 3.4 है ना, वो इस चैप्टर के ऊपर ही है, ठीक है ना। अब इस चैप्टर की खास बात यह है कि जो जेईई एडवांस वाले ना, उनको ये चैप्टर बहुत ही पसंद आता है, इसलिए इसमें से क्वेश्चंस काफ़ी डालते रहते हैं, ठीक है। तो हम है ना सबसे पहले तो भैया एनसीईआरटी बेस्ड जो भी होता है ना, एनसीईआरटी का पढ़ेंगे, उसके बाद थोड़े और आगे जाएंगे, एडवांस तक जाने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले भैया हम एनसीईआरटी को कवर करेंगे, ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी पढ़नी आपके बोर्ड के लिए भी जरूरी है, और दूसरी जो भी आपको कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करनी है ना, उसके लिए तो बहुत ही जरूरी है, ठीक है। तो चलो आज हम स्टार्ट कर लेते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक समीकरण। अब भैया त्रिकोणमितीय समीकरण होते क्या है, सबसे पहले तो यही बात कर लेते हैं। तो त्रिकोणमितीय समीकरण की बात करें ना, तो हम बात कर सकते हैं कि ऐसे समीकरण, ठीक है ना, ऐसे समीकरण जिसमें त्रिकोणमितीय फलन हो उसे त्रिकोणमितीय समीकरण कहते हैं, ठीक है ना। ऐसे समीकरण या फिर त्रिकोणमितीय, मैं लिख लूं त्रिकोणमितीय फलनों वाले समीकरण को, त्रिकोणमितीय फलनों वाले समीकरण को, ठीक है ना, त्रिकोणमितीय फलनों वाले समीकरण को त्रिकोणमितीय समीकरण कहते हैं। समीकरण को त्रिकोणमितीय समीकरण कहते हैं। क्या बात समझ में आती है? अच्छे से भैया समझ में आती है कि कोई बात नहीं है, बस सीधी जो समीकरण होता है ना, उसमें भैया त्रिकोणमितीय फलन आ जाएंगे, उससे हम क्या कहेंगे, त्रिकोणमितीय समीकरण। जैसे कि देखिए एग्जाम्पल बता देता है मैं आपको, भैया जैसे कि tan x माइनस cot x, ठीक है ना। तो ये क्या है भैया, tan x माइनस cot x इज इक्वल टू 0। ये एक त्रिकोणमितीय समीकरण है। इसमें त्रिकोणमितीय फलन आ गए हैं, जैसे कि sec x माइनस 3 sin x। ये भी क्या है भैया, ये भी त्रिकोणमितीय आपका बोल सकता है फलन है, और त्रिकोणमितीय फलनों से युक्त जो समीकरण दिया गया है उसको हम त्रिकोणमितीय समीकरण कहते हैं। क्या बात समझ में आता है भैया? अच्छे से आता है हमें भैया, अच्छे से आता है, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं क्या, हाँ आगे बढ़े और हम थोड़ा पिछली क्लास को याद करते हैं, पिछले चैप्टर को। मैंने आपको सवाल दिया, मैंने आपको बोला, क्या बोला कि भैया आप साइन x इज इक्वल टू √3/2, ठीक है ना, -√3/2 का या के सभी पॉसिबल, ठीक है ना, सभी मान ज्ञात करो, सभी मान ज्ञात करो। ये आपको सवाल दिया, मैंने आपको पूछा, क्या पूछा कि sin x इज इक्वल टू -3/2 के सभी पॉसिबल बोल सकते हैं, सभी संभव मान क्या होंगे, ये आपको सवाल दिया। अब आपने सोचा, क्या सोचा कि भैया कैसे करेंगे इनको। तो मैंने आपको जो पिछले चैप्टर पढ़ा ना, उसमें बता दिया था। अब वो उस समय मैंने आपको क्यों बताया था, शायद फर्स्ट या सेकंड लेक्चर में बताया था, ताकि यहाँ पर काम आ जाए। कैसे तो भैया, अब यहाँ पर क्या बोला गया कि sin x इज इक्वल टू -√3/2 के सभी संभव मान बताओ। अब ऐसे सवाल को कैसे किया जाता है मैं आपको वापस बता देता हूँ, अगर आपको याद ना हो तो। -√3/2, ठीक है ना, साइन के किस मान पर होता है, पहले तो आप ये चेक करो। -√3/2 भैया साइन के किस मान पर होता है, कि 60 डिग्री पर होता है। हाँ बिल्कुल 60 डिग्री पर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ना x हम या तो मान ले 60 डिग्री ऐसे लिख ले, या फिर हम रेडियन में लिखने जाए तो π/3 लिख लेते हैं, ठीक है ना। हम लगभग रेडियन में ही चलते हैं ताकि थोड़ा बहुत फायदा मिलता है, थोड़ा ईजी लगता है, ठीक है। तो हम रेडियन में चले और हमें π/3 हमने लिख लिया। अब यार हम देखते हैं कि चलो π/3 है, लेकिन π/3 अगर साइन π/3 होगा ये तो भैया √3/2 हो जाएगा, लेकिन हमें तो -√3/2 बोला है और सभी संभव मान भी बोला है। तो भैया देखो थोड़ा हमें थोड़ा याद आ गया, ठीक है ना, दिमाग थोड़ा सो गया था, अब उठ गया है। ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, सेकंड होता है, ये आपका थर्ड होता है, और ये होता है फोर्थ। क्या बात चमकती है, अच्छे से चमकती है, ठीक है। तो यहाँ पर भैया साइन √3/2 है माइनस का, ठीक है। अब √3/2 अगर साइन π/3 तो भैया √3/2 होगा, लेकिन हमें तो माइनस का चाहिए। तो आप यहां पर ये देखोगे इस क्वाड्रेंट में 4 चतुर्थांश होते हैं। अब आप ये देखोगे कि साइन नेगेटिव कहां पर होता है भाई साहब, साइन नेगेटिव होता है भैया आपका थर्ड और इस फोर्थ चतुर्थांश में। क्या होता है, नहीं होता? बिल्कुल भैया होता है। तो हम क्या करेंगे, इस π/3 को
इस π/3 को घसीट के तीसरे चतुर्थांश और चौथे चतुर्थांश में ले आने की कोशिश करेंगे। क्या यह भी बात चमकती है? हाँ भैया, यह भी बात चमकती है। और भैया अगर कोई कोण है, अगर कोई एंगल है, उसको किसी भी चतुर्थांश में ले जाना है तो हम बेस किसको मानते हैं भैया? बेस मानते हैं हम इस एक्स एक्सिस को। किसको? एक्स अक्ष को बेस मानते हैं। क्या बात समझ में आती है? यह भी चमकती है। ठीक है भैया, तो हम एक बार चलते हैं क्लॉकवाइज। क्या चले? क्लॉकवाइज चले। ठीक है ना। तो देखिए कैसे किया जाता है क्लॉकवाइज। पूरा मैं आपको जो ये सवाल है उसको वापस करा लेता हूँ। क्लॉकवाइज चले। क्लॉकवाइज मतलब हम चले भैया इस तरीके से, जिस तरीके से घड़ी चलती है ना उसी तरीके से चले। ठीक है भैया, बात समझ में आती है? ठीक है। और जब क्लॉकवाइज चलते हैं तो हम जो एंगल होते हैं, जो थीटा होता है, वो कैसे लेता है भैया? नेगेटिव लेता है। हम क्या लेता है? नेगेटिव थीटा लेते हैं। ठीक है। तो यहां से भैया मान लीजिए जो जी होता तो ये कितना हो जाएगा भैया? जो भी चलेगा ये आपका π/2 होता है। ठीक है ना। और अगर आप नेगेटिव में चले हैं तो ये आपका माइनस का π/2 हो जाएगा। आपको जाना है पीछे। ठीक है, पीछे जाना है तो हम कितना ले लेंगे भैया? 0 में से π/3 घटा लेंगे। माइनस का π/3 होगा। ठीक है भैया, माइनस का π/3 होगा। यहाँ पर कितना होगा? माइनस का π/3। ठीक है ना। तो हम यहाँ से अब आते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ में आ जाते हैं पहले तो। ठीक है, उसके बाद आ जाएंगे थर्ड में। ठीक है भैया, तो फोर्थ में आने के लिए क्या करेंगे? इस 0 में से π/2 है ना, π/3 है ना, उसको हटा लेंगे। मतलब माइनस का π/3 आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? ठीक है। अब हमें आना है इस थर्ड चतुर्थांश में। अब ये कैसे आएंगे भैया? आपकी जो गाड़ी है ना वो ऐसे सीधी चल रही है। ठीक है, यहाँ पर कितना होगा भैया? यहाँ पर कहीं ना कहीं -π होगा ना। ठीक है, उसके बाद क्या होगा? -3π, उसके बाद -5π, मतलब पाई के विषम गुणक होंगे। ठीक है। अब हमें आना है पीछे। गाड़ी चाहे आगे आना है पीछे, तो हम क्या करेंगे? इस माइनस के पाई में से हम घटा लेंगे। ठीक है ना। माइनस के पाई में से हम कितना घटा लेंगे भैया? माइनस का π/3। क्या बात चमकती है? हाँ भैया, बात चमकती है। माइनस के पाई में से हम घटा लेंगे माइनस का π/3। क्या बात चमकती है भैया? देखो गाड़ी जा रही है इस तरफ। ठीक है ना, गाड़ी जा रही है इस तरफ, हमें आना है इस तरफ। तो क्या करेंगे? हम इसमें से ये घटा लेंगे। ठीक है, और ये कितना है भैया? ये है आपका पाई, माइनस का पाई है। अब घटाना है कितना भैया? π/3 है, -π/3 क्यों घटाया? क्योंकि जब हम क्लॉकवाइज चलते तो थीटा जो भी है वो नेगेटिव लेते हैं, तो ये हमने माइनस का π/3 हटा लिया। तो हमें कितना मिल गया? यहाँ से हमें मिल गया π/3 - π। ठीक है, इसी तरीके से और क्या मिल जाएगा? π/3 - 3π। ठीक है, इसी तरीके से क्या मिल जाएगा? π/3 - 5π। आप देखते हैं ना। ठीक है ना, इसी तरीके से भैया वापस घूम कर जब यहाँ आएंगे तो यहाँ पर 3π होगा। वापस माइनस का 3π में से माइनस का π/3 घटाएंगे तो वापस π/3 - 3π हो जाएगा। उसके बाद वापस π/3 - 5π हो जाएगा। इस तरीके से चलेगा। यहाँ पर हमने क्या किया था देखिए, इसको मैं वापस एक्सप्लेन करता हूँ। भैया ये 0 है। ठीक है, हमें आना है इस चौथे चतुर्थांश में। गाड़ी चल रही है आगे, हमें जाना है आगे, एक ही दिशा में जाना, मतलब हमें इसे 0 में क्या जोड़ लेंगे? माइनस का π/3। अच्छा, माइनस का π/3 क्यों जोड़ा? क्योंकि हम क्लॉकवाइज चल रहे हैं, और जब भी क्लॉकवाइज चलेंगे तो थीटा हम नेगेटिव लेते हैं ना। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर कितना जाएगा? माइनस का π/3। और क्या जाएगा भैया? माइनस का 2π। माइनस का 2π कैसा आ गया? जब हम घूम के वापस यहाँ आते तो माइनस का 2π होता है। इसमें हम जोड़ लेंगे कितना? माइनस का π/3 जोड़ लेंगे, मतलब माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो 2π माइनस का π/3। इस तरीके से चलता रहता है। इनको आप जोड़ के देख लेना, जो भी आता है ना वो इस तरीके से आ जाएगा। ये हम क्लॉकवाइज चलने पर मान निकाल रहे हैं। भैया थोड़ा सा बोरिंग फील हो रहा है। एक तो हमने लास्ट वाले चैप्टर में इसको वापस कर लिया था, अब वापस कर रहे हैं। और अगर नए हम बंदे आए हो वापस, क्या ये आप लेकर बैठ गए, थोड़ा सा आप देख लो, 5 मिनट का धैर्य रख लो, पेशेंस रख लो आपके अंदर थोड़ा सा। मुझे पता है आपको नवरात्रा खेलने जाना है, लेकिन थोड़ा सा पेशेंस रख लो यार, काम आ जाएगा। क्योंकि जो अब मैं एक्सप्लेन करूंगा ना इस चैप्टर में, जो नई बातें, उसके लिए इस बात को यार समझना थोड़ा सा जरूरी होगा। ठीक है, तो हम ये चले क्लॉकवाइज। अब हम चलते हैं एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है ना। हाँ भैया खेल लेना, नवरात्रा खेल लेना, अभी तो है ना। ठीक है ना, अभी तो 10 बजे स्टार्ट होंगे, तो समझ रहे हो बात आप? हाँ बिल्कुल। क्लॉकवाइज तो अभी तो 1 घंटा बाकी है, 1 घंटे में आपका काम हो जाएगा। क्लॉकवाइज जब हम चल रहे हैं, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉक में क्या होगा भैया? हम इस तरीके से चलेंगे। इसको मिटा लो क्या? हाँ भैया मिटा लो, हमें समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये हमने मिटा लिया। अब क्यों मिटाया? क्योंकि भैया हम एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं। ठीक है, चलो, तो हम जब एंटी क्लॉकवाइज चले तो कैसे चलेंगे? घड़ी की विपरीत दिशा में उल्टा चलेंगे हम। ठीक है भैया, चल लेते हैं। तो होगा क्या? देखिए होगा क्या कि आप इस तरीके से चले। हाँ भाई, ये तो अभी तो बोला। हाँ, इस तरीके से चले, और अभी हमें जाना है थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड चतुर्थांश में जाना है। क्या उसके बाद कहाँ पर जाना है? उसके बाद हमें जाना नवरात्रा खेलने। कहाँ जाना है? चौथे चतुर्थांश में। ठीक है, अब
थर्ड चतुर्थांश में आना है। क्या करेंगे हम, बेस किसको मानते हैं भैया, इस एक्स एक्स को। यहाँ पर 0 होता है, यहाँ पर 2 पाई होता है, उसके बाद 4 पाई, उसके बाद 6 पाई, इस तरीके से पाई के सम गुणा यहाँ पे होते हैं। यहाँ पे क्या होता है, पाई, 3 पाई, 5 पाई, उसके बाद 6 पाई, उसके बाद 7 पाई, और सॉरी 6 पाई का आ जाएगा, अरे 7 पाई आ जाएगा, उसके बाद 9 पाई, इस तरीके से चलता रहता है। हाँ चलता रहता है। अब गाड़ी जा रही है यहाँ पर, ठीक है, हमें भी आना है यहाँ पर, दोनों एक ही दिशा में है, मतलब अगर थर्ड क्वाड्रेंट में आना है तो हम पाई में पाई बाई 3 जोड़ लेंगे। क्या बस में आता है, ठीक है। वापस घूम के यहाँ आ जाएंगे, कितना 3 पाई, वापस 3 पाई में हम पाई बाई 3 जोड़ लेंगे। क्या बात को चमकता है, हाँ भैया बात चमकती है चांद सितारों में, ठीक है। इस तरीके से हो जाएगा, आपका बात समझ रहे हो ना, ठीक है। अच्छा, अब हम बात आए फोर्थ चतुर्थांश में। कहाँ पर, चौथे चतुर्थांश में आना है भैया। गाड़ी जा रही है, ऐसे हमें आना है, ऐसे कैसे, गाड़ी जा रही है, आगे हमें आना है पीछे, तो हम क्या करेंगे भैया, 0 है ना, पहले तो 0 होगा, ठीक है, या फिर देखिए 0 तो यहाँ पर था। अब आप काम करो कि पहले अब यहाँ से कहा किसकी तरफ जाएगा भैया, 0 से चले और हम जा रहे हैं 2 पाई की तरफ, तो ये आपका होगा 2 पाई, उसमें से कितना घटाना है भैया, कितना घटाना है, 2 पाई में से हमें घटाना पड़ेगा कितना भैया, पाई बाई 3। क्या घटाना पड़ेगा, हाँ भैया पाई बाई 3 घटाना पड़ेगा। क्यों घटाया है, क्योंकि भैया हम उल्टा आ रहे हैं, पीछे आ रहे हैं, पीछे, ठीक है। उसके बाद 4 पाई में से वापस पाई बाई 3 घटा लेंगे, उसके बाद भैया 6 पाई में से वापस पाई बाई 3 घटा लेंगे, ठीक है ना। अब आपके पेशेंस जो आपने रखा था ना, वो उसका जो इंतजार हुआ खत्म, ये आपने देख लिया है, ठीक है ना। थोड़े बहुत समझ में आ गया है, ज़्यादा समझ में तो नहीं आया, लेकिन थोड़े बहुत आ गया, उससे काम तो हो जाएगा, काम हो जाएगा हमारा, ठीक है भैया। इतना आपने पेशेंस रखा है, अच्छी बात है, अब आपको सब समझ में आ जाएगा। तो ये होता है वो सवाल जिसको हमने डिस्कस कर लिया था, जो हमने लास्ट चैप्टर पढ़ा था, ट्रिग्नोमेट्री का ही था, 3.3 समझ सकते हो उसमें, ठीक है। अब यहाँ से भैया हम आते हैं वापस हमारे त्रिकोणमितीय समीकरण में। ये इस सवाल को थोड़ा सा दिमाग में रखना यार, थोड़ी सी जगह दे देना साइड में, इतनी सी। अब ये देखो, हमने क्या बात की, त्रिकोणमितीय फलन, त्रिकोणमितीय समीकरण क्या होते हैं, ये हमने बात की। उसके बाद बात करते हैं हम त्रिकोणमितीय समीकरण, ठीक है ना, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, मतलब जो हम त्रिकोणमितीय समीकरण में हल निकालते हैं ना, तो हल कितने तरीके के होते हैं, समझते हो ना, ठीक है। तो हाँ, बोल सकते हैं कि टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है ना, हलों के प्रकार, लिख लूँ टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन मतलब हलों के प्रकार, ठीक है ना, हलों के तो मुझे हल से तो वो याद आ रहा है, आपके खेत वाला हल के प्रकार। देखिए अब यहाँ से क्या होगा भैया, हमारे पास जनरली 3 होते हैं, ठीक है ना, हलों के प्रकार जनरली 3 होते हैं। एक तो बोल सकते हैं पर्टिकुलर मतलब एक विशिष्ट हल, ठीक है ना, हम बात करते हैं विशिष्ट हल, ठीक है। उसके बाद दो और होते हैं, दूसरा होता है आपका प्रिंसिपल को बोलते हैं मुख्य हल, ठीक है ना, मुख्य हल। उसके बाद भैया एक और होता है जो कि होता है व्यापक हल, ठीक है ना, व्यापक हल। अब इस बात को समझने के लिए भैया हमें ये पता होना चाहिए था, ठीक है। विशिष्ट हल को बोलते हैं पर्टिकुलर सॉल्यूशन, समझ जाओगे आप। मुख्य हल को बोलते हैं प्रिंसिपल सॉल्यूशन, ये भी समझ जाओगे, हाँ भैया प्रिंसिपल सॉल्यूशन को हम समझ जाएंगे। और इसको बोलते हैं जनरल सॉल्यूशन। क्या बात ये भी समझ गए, हाँ भैया अब समझ गए हैं। अब इन तीनों को समझते हैं, ठीक है ना। बेसिकली आपने आपके बुक में हमारी बुक में एनसीईआरटी में 2 ही दे रखे हैं, और 2 ही होते हैं। इस बात के ऊपर ज़्यादा हम गौर नहीं करते हैं, क्योंकि एक जानकारी के लिए है। स्पेशली 2 ही होते हैं, एक तो होता है मुख्य हल प्रिंसिपल सॉल्यूशन, और एक होता है व्यापक हल जनरल सॉल्यूशन। 2 ही होते हैं। तीसरा है आपका विशिष्ट हल पर्टिकुलर सॉल्यूशन। अब ये होता क्या, किस तरीके से होता है, सबसे पहले बात करते हैं विशिष्ट हल की। किसकी बात करते हैं, विशिष्ट हल की। विशिष्ट हल का मतलब कोई भी आपको एक त्रिकोणमितीय समीकरण दिया गया है, ठीक है ना। त्रिकोणमितीय समीकरण मतलब ये भी आपका एक समीकरण है। जिस तरीके से x = y, ये क्या आपका समीकरण है ना, इसी तरीके से इसमें आ गया साइन फलन आ गया, और sin x = आपको मान लीजिए आ गया है √3/2, ये आपका आ गया, ठीक है ना। तो ये आपका क्या एक त्रिकोणमितीय समीकरण है। अब इस त्रिकोणमितीय समीकरण का आप हल निकालोगे। अब इसके हल बहुत सारे आ सकते हैं, और उन सभी हलों को हमने 3 भागों में बांटा है। कौन कौन से 3 भाग, विशिष्ट हल, मुख्य हल और आपका व्यापक हल। अब इस बात को समझना, देखिए विशिष्ट हल का मतलब क्या होगा कि कोई भी एक आप मान बता दो, कोई भी एक जो आपका मन है ना, कोई भी एक मान बता दो, ठीक है ना। अब कोई कहेगा कि भैया मैं तो
जैसे कि इस √3 मैं माइनस ले लेता हूँ, ठीक है ना, ताकि सेम सेम होगा तो आपको समझ में आ जाएगा। ये आपका sin x इज इक्वल टू माइनस का √3/2 दे रखा है। अब किसी ने बोला कि भैया मैं तो क्या लूंगा बताए, ये तो मत लेना क्योंकि ये तो पॉजिटिव है, मैं तो भैया लूंगा माइनस का π/3, ठीक है ना, या फिर माइनस का 2π माइनस का π/3, या फिर कोई भी एक और बंदा बोलेगा, मुन्ना भाई बोलेंगे कि मैं तो π/3 माइनस पाई ले लूंगा, ठीक है ना, और दूसरी मुन्नी भाई आएगी तो वो बोलेगी π/3 माइनस 3π, मैं तो ये ले लूंगी, ठीक है ना। मतलब आप समझ रहे हो ना, कोई भी एक ले सकते हो, तो कोई भी एक हल, विशिष्ट हल में क्या बोलेंगे कि कोई भी एक हल, कुछ भी ले लो, कोई भी एक हल, ठीक है, कोई भी, हाँ यहाँ पे लिख लेता हूँ यार, थोड़ा सा ढंग से लिखते हैं क्या, हाँ, तो हम मैं बात करते हैं विशिष्ट हल की। विशिष्ट हल, विशिष्ट हल में मैं बात करूँ तो कोई भी एक हल, बात समझ गए, हाँ, कोई भी एक हल, कोई भी एक हल, बात समझ गए ना, बिल्कुल भैया हम बात समझ गए हैं, कोई भी एक हल ले सकते हो। और इसमें आप कंफ्यूज मत होना कि भैया मैंने तो ये बताया, उसने ये बताया, उसने वो बताया, कोई भी हो सकता है, अलग अलग जिसकी जो मर्जी हो सकता है। क्या बात समझ गए। दूसरी बात हम देखते हैं भैया मुख्य हल, प्रिंसिपल सॉल्यूशन। मुख्य हल जो है ना, आपके एक चक्कर में जो भी वैल्यू आती है ना, जो भी आपको समीकरण दिया गया है, उस समीकरण में उस त्रिकोणमितीय फलन के एक चक्कर में जो भी वैल्यू आती है ना, वो आप बताओगे। मतलब मुख्य हल बोल सकते हैं कि कोई भी एक हल, या फिर हाँ बोल सकते हैं कि 0 से, अगर आपका, या फिर ये बोल सकते हैं कि 0 से 2π में आने वाले सभी हल, ठीक है ना, 0 से 2π में आने वाले सभी हल। अब इस बात का मतलब समझो, इस बात का मतलब समझो कि 0 से 2π में आने वाले सभी हल, इसका क्या मतलब हुआ भैया, इसका क्या मतलब हुआ, ये बात आप समझो। 0 से 2π में आने वाले, इसका कहने का मतलब सीधे सीधे ये हुआ कि आप जब एक चक्कर चलते हो ना, यहाँ से 0 से चले, यहाँ से घूम कर आए और वापस यहाँ पर आ गए, मतलब कहाँ पर 2π में। तो 0 से 2π में किसी एक त्रिकोणमितीय फलन का जो, जैसे कि आपको ये दिया गया है, तो इस त्रिकोणमितीय फलन के जो जो मान होंगे ना, वो हम इस मुख्य हल में लेंगे, ठीक है। अब इस बात को समझो कैसे, ठीक है ना। अब आपने इसको नहीं देखा होता तो आपको समझ में आता ही नहीं। भैया आपको जैसे कि दिया गया है sin x इज इक्वल टू माइनस का √3/2। अब माइनस का √3/2 है 0 से 2π में, ठीक है ना, इससे आगे नहीं चाहिए। जो कोण है ना, वो ना तो 0 से कम जाना चाहिए और न ही 2π से ज़्यादा जाना चाहिए, ठीक है ना। तो हम जैसे कि यहाँ पर आ गए, तो आपको बोला कि 0 से 2π में होना चाहिए। तो 0 से 2π में कौन कौन सा मान होता है, देखिए ये आप देखिए, π + π/3 कितना होता है भैया, ये होता है आपका 3, आपका हो जाएगा 4π/3। 4π/3 0 से 2π के बीच में होता है, हाँ भैया ये होता है। तो एक मान तो आप ले लोगे ये, क्या ये ले सकते हो, देखिए भैया 3π, देखिए वैसे 3π ने समथिंग जोड़ोगे 3π में, तो वो 3π से ज़्यादा आ जाएगा, मतलब 2π से तो ज़्यादा ही है। इसका मतलब ये हम नहीं ले सकते, मतलब इससे आगे हम कोई भी नहीं ले सकते हैं। यहाँ पर देखो यार, यहाँ पर हम देखने गए तो देखिए 2π - π/3, 2π - π/3 कितना हो जाएगा, 5π/3 हो जाएगा, हाँ भैया 5π/3 हो जाएगा। क्या 5π/3 0 से 2π के बीच में है, हाँ भैया ये 0 से 2π के बीच में है, तो इसको भी हम ले सकते हैं। क्या इसको ले सकते हो, देखो यार 11π/3, 11π/3 भैया 2π से ज़्यादा होता है ना, हाँ, इसका मतलब इसको भी हम नहीं ले सकते हैं। मतलब कहने का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर सिर्फ हमें 2 सॉल्यूशन मिल जाएंगे, कौन कौन से, एक ये वाला और ये वाला। मतलब किसी भी त्रिकोणमितीय फलन के 0 से 2π में आने वाले सभी जो संभव मान होंगे, बेसिकली 2 ही होते हैं, ठीक है ना, 2 ही होंगे पक्का। अगर पॉजिटिव में है, अगर साइन यहाँ पर ये पॉजिटिव में होता तो ये 2 हो जाते, नेगेटिव में होता तो ये दोनों है, ठीक है ना। तो 0 से 2π में आने वाले जो भी मान होंगे ना, वो आपका क्या कहलाते हैं, प्रिंसिपल सॉल्यूशन, आपके मुख्य हल कहलाते हैं, ठीक है ना। और भी जब हम सवाल करेंगे तो इसको ढंग से समझ लेंगे कि मुख्य हल क्या होता है, प्रिंसिपल सॉल्यूशन कहलाते हैं। अब हम बात करते हैं भैया व्यापक हलों की। किसकी बात करते हैं, व्यापक हल हो गए। व्यापक हल तो ये आपके सभी दे रखे हैं। व्यापक हल मतलब जो भी आपको समीकरण दे रखा है ना, उसके जितने भी संभव मान बन सकते हैं, वो सभी मान है ना, उस समीकरण के व्यापक हल कहलाते हैं, उस फलन के व्यापक हल कहलाते हैं, जनरल सॉल्यूशन कहलाते हैं, ठीक है। तो व्यापक हल में बोल सकता हूँ मैं सभी संभव मान, ठीक है, सभी संभव मान, ठीक है ना। हमारे पास में भी आज नवरात्रि के लिए स्पेशल भजन संध्या रखी गई है, अभी भजन चले हुए हैं, अभी से स्टार्ट हो गए हैं, ठीक है ना।
तो हम भी आज मज़े लेंगे, आप भी मज़े लेना। अपने आसपास के गाँव में जहाँ भी भजन संध्या हो या फिर तो क्या बोलते हैं नवरात्रि हो, तो वहाँ आप जाकर मज़े ले सकते हो, लेकिन फ़िलहाल पढ़ लो, ठीक है, फिलहाल पढ़ लो, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट तो आपका यही है। तो ये आपके 3 काम होंगे, हो गए ना। कौन कौन सी 3 बात हो गई भैया? सबसे पहले बात कि भैया जो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन है ना, समीकरण, जो हलों के प्रकार है वो 3 होते हैं। विशिष्ट हल, आपका बोल सकते हैं मुख्य हल और व्यापक हल। विशिष्ट हल में कोई भी एक मान हम बता सकते हैं, आपका विषय। उसके बाद आता है मुख्य हल। मुख्य हल में 0 से 2 पाई में जो भी सॉल्यूशन मिलेंगे ना, उन सभी की हम बात करते हैं। स्पेशली जब हम बात करते हैं ना, तो ठीक है ना, इस क्लॉक वाइज को तो लेने का नहीं है, ठीक है ना, क्लॉक वाइज को तो हम नहीं लेते हैं, स्पेशली हम इसको लेते हैं, ठीक है ना। मुख्य हल की बात करेंगे तो हम एंटी क्लॉक वाइज ही चलते हैं और इसकी ही बात करते हैं। बात समझ में आ गई? बिल्कुल भैया, अच्छे से समझ में आती है ना? हाँ, अच्छे से ये भी समझ में आती है। और आपके व्यापक हल, जनरल सॉल्यूशन में जितने भी संभव मान हो सकते हैं वो सभी हम लेते हैं, ठीक है। अब आपको बोला गया, देखिए सवाल पूछेंगे कैसे, पता है कि sin x इज इक्वल्स टू -3/2, इसका हल ज्ञात कीजिए। तो आपको जनरली क्या बताना होता है? व्यापक हल बताना होता है। अब आप वहाँ पर व्यापक हल तो इस तरीके से तो बता सकते हो ही नहीं, क्योंकि जैसे ये एक सवाल मैंने आपको बताया, आप तो बोर हो गए, ठीक है ना, आपने फ़ोन बंद करने वाले थे, समझिए ना, आप तो फ़ोन बंद करके चले जाने वाले थे। लेकिन भैया यही बात होती है, इतना बड़ा हम झंझट में नहीं करेंगे। इसके लिए कुछ सॉल्यूशन निकाले गए हैं, कुछ एक सूत्र निकाले गए, उन सूत्रों को हम पढ़ेंगे, उससे आप एक लाइन में आंसर दे सकते हो। इतनी झंझट में इतनी जो है ना आपकी माता बच्ची होगी नहीं, ठीक है। तो उन सभी को हम पढ़ लेते हैं और धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं इस चैप्टर में। मैं आपका ये चैप्टर NCERT के अकॉर्डिंग हम बात करें तो 2 या 3 लेक्चर में हम कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद आपके विविध प्रश्नमाला भी बाकी है, मुझे पता है, वो भी करेंगे। और 3.3 के कुछ एक सवाल, ठीक है ना, आप बता देना कौन कौन से सवाल बाकी है। वैसे तो मैक्सिमम करवा लिए है, जो भी बाकी है ना वो भी बता लेना, उन सभी को भी हम कर लेंगे, ठीक है। क्या आगे बात समझ में अच्छे से? तो आगे बढ़ते हैं क्या? हाँ भैया, चलो आगे बढ़ते हैं। चलो साहब, तो ये है आपके फॉर्मूलाज इस चैप्टर के। मतलब इस चैप्टर में आपको सिर्फ यही आपको फॉर्मूले पढ़ने के हैं, बाकी कोई दूसरे पढ़ने के हैं नहीं। मुझे पता है आपने ट्रिग्नोमेट्री में बहुत सारे फॉर्मूले पढ़ लिए हैं, आप फॉर्मूलों के नाम से ही अब तो छिड़ जाते हो। कोई बात नहीं है, ये 1 2 3 और ये थोड़े बहुत ये है, ठीक है ना। ये तो सिंपल से है, आपको याद हो जाएंगे। sin x इज इक्वल टू sin y क्या होता है? sin x इज इक्वल टू sin y, यहाँ से हम थीटा में संबंध बनाते हैं कि x इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n इंटू वाई, ठीक है। इसी तरीके से cos x इज इक्वल टू cos y जब होता है तो हम लिखते हैं x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस वाई, ठीक है। बात समझ में आ जाएगी? हाँ, समझ में नहीं आई अभी तक तो सूत्र देखे हैं हमने, आगे सवाल करेंगे तो और भी समझ में आ जाएगी। इसी तरीके से tan x इज इक्वल टू tan y क्या होता है भैया? ये होता है आपका n पाई प्लस वाई, ठीक है ना। और ये आपके है कौन से sin x को x इज इक्वल टू साइन स्क्वायर वाई, कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर वाई, टेन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू टेन स्क्वायर वाई, ये किसके इक्वल होता है? इनसे अब क्या बनाता है? x इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस वाई, ठीक है। अब यार एक काम की बात है, ये आपका नंबर 1, ये आपका नंबर 2 और ये आपके नंबर 3, ये आपके फॉर्मूले किताब में आपके NCERT में दे रखे हैं और इनका ही यूज किया गया है आपके NCERT में। ये आपके अकॉर्डिंग टू जेई उसमें ज़्यादा काम आते हैं, ज़्यादा नहीं मतलब उसमें काम आते हैं, आपके NCERT में ये 3 ही काम आते हैं, ठीक है ना। तो अगर आप सिर्फ NCERT की प्रिपरेशन कर रहे हो तो इनको देख लो, थोड़ी सी जगह दे दो, बाकी इन तीनों के ऊपर ही काम करना है। क्या बात समझ गए? हाँ भैया, हम बात समझ गए हैं। इतना ईजी है क्या फॉर्मूला? इतना ईजी फॉर्मूला तो ईजी है, चैप्टर इतना ईजी है क्या? हाँ, NCERT का तो बहुत ईजी है। हाँ, और जो एडवांस की बात करते हैं, एडवांस वालों का फेवरेट है, तो वो समझ सकते हो ना? हाँ ठीक है भैया, हम समझ सकते हैं। तो अब हम आते हैं इस सवाल के ऊपर। sin x इज इक्वल टू -√3/2 देखा कैसे लगता है, अभी हमने बात की इसके ऊपर। लेकिन अब आपको सवाल पूछा गया कि sin x इज इक्वल टू -√3/2 का हल ज्ञात कीजिए। अब आपको यहाँ पर कोई नहीं बोला है कि विशिष्ट हल ज्ञात कीजिए, मुख्य हल ज्ञात कीजिए या फिर व्यापक हल, आपको यहाँ पर हल ज्ञात करने का बोला है। इसका मतलब व्यापक हल ही ज्ञात करना है, ठीक है। जनरल सॉल्यूशन जो कि तीसरे वाला है। अब कैसे करेंगे, किस तरीके से करेंगे, यह बात को समझना। आपको एक समीकरण दिया गया है, देखिए यह सॉल्यूशन ढंग से देख लेना। 1 2 3 सवालों को समझ लिए ना स्टार्ट के, आपको समझ में आ जाएगा पूरा। sin x आपको बोल रखा है, ठीक है ना। अब आप पता कीजिए कि √3/2 कहाँ पे होता है भैया? √3/2 होता है साइन के किस वैल्यू पे होता है, ठीक है ना। अगर यहाँ पर साइन है ना, पहली बात, अगर यहाँ पर साइन है तो यहाँ पर भी साइन बनाने की कोशिश
वो, क्योंकि देखिए साइन एक्स साइन वाई, यहाँ पर साइन है तो यहाँ पर भी साइन बनाने की कोशिश करो, यहाँ अगर टेन है तो यहाँ पर भी टेन, यहाँ अगर कॉस है तो यहाँ पर भी कॉस। बात समझते हो? बिल्कुल भैया हम समझते हैं। तो यहाँ पर भी साइन बनाने की हम करेंगे कोशिश, ठीक है। तो साइन देखिए √3/2 कहाँ पे होता है भैया? π/3 पे होता है, ठीक है। π/3 मतलब 60 डिग्री पे होता है, लेकिन माइनस का √3/2 कहाँ पे होता है भैया? -π/3 पे। बात समझ में आती है क्या? हाँ बिल्कुल, हमें एग्जैक्ट है। यह कब आएगा ये हमें लिखना पड़ेगा साइन की वैल्यू में, ठीक है ना, साइन के फॉर्म में। अगर यहाँ पर कॉस होता तो हम कॉस के फॉर्म में लिखते, तो हम लिखेंगे -π/3। क्या बात चमकती है? क्या बात हिट करती है? अच्छे से हिट करती है। क्या मैंने बोला कि अगर यहाँ पर साइन है तो यहाँ पर भी साइन बनाने की कोशिश करेंगे, बिल्कुल। अगर कॉस होता तो यहाँ पर भी कॉस बनाते, अगर टेन होता तो यहाँ पर भी टेन बनाते, ठीक है। माइनस प्लस का अच्छे से ध्यान रखेंगे, अगर माइनस है तो क्या रखेंगे कि ये पूरी वैल्यू माइनस आ जाए, और अगर प्लस है तो क्या रखेंगे हम प्लस आ जाए, ठीक है ना। बात समझते हैं? हाँ इतना समझ गए। अब यहाँ से हमें फॉर्मूला पता है क्या है भैया? साइन एक्स इज इक्वल टू साइन वाई, ये किसके इक्वल होता है? इससे हम क्या लिख सकते हैं? x इज इक्वल टू n पाई प्लस -1 की पावर n इंटू वाई। हाँ भैया बात समझ गए, ठीक है। बस इस याद से काम हो जाएगा, ठीक है ना। अब हम क्या निकाले? व्यापक हल। व्यापक हल में हमने पिछले ही स्लाइड में कितनी हमने मात्रा पच्ची की थी, देखिए कितना आराम से आपका हो जाएगा। तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकालने गए, x इज इक्वल टू n पाई का तो ऐसा कैसे रख लिया, प्लस -1 की पावर n, इसको भी ऐसे कैसे रख लिया, इंटू वाई। वाई अब हमें कितना दिया गया है? माइनस का π/3, ठीक है ना। ये आपका आंसर आ गया है, जहाँ पर वेयर, ठीक है ना, n बिलोंग्स टू i बोल लो या फिर z बोल लो, मतलब इंटीजर्स 0 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3, इस तरीके से आप रख सकते हो, ठीक है ना। अब यहाँ पे n की वैल्यू आप मान लीजिए रखते हो 1, ठीक है ना। तो 1 रखने पर कितने आ जाएगी? थोड़ा सा और एक्सपेंड करें क्या? वैसे फाइनल आंसर आपका ये हो गया, बस इससे आगे आपको कहीं नहीं जाना है, इससे आगे कहीं नहीं जाना है। लेकिन आपको विश्वास नहीं होगा कि भैया इतना सारा जो हमने अभी किया था वो एक ही इस फॉर्मूले से अंदर आ गया क्या? हाँ आ गया है। जैसे कि देखो हमने n की वैल्यू रख ली 1, ठीक है ना। हमें कितना मिल जाएगा? x, देखिए हमें यहाँ से x मिल जाएगा, देखिए n पाई प्लस -1 की पावर 1 कितना हो जाएगा? -1, ठीक है। -1 और आपका माइनस का π/3 कितना? माइनस प्लस हो गया, तो पाई प्लस π/3 कितना हो जाएगा भैया? 4π/3 क्या हो जाएगा क्या? हाँ, या फिर मैं ऐसे लिख लूँ पाई प्लस π/3, हाँ पाई प्लस π/3, क्या यही है क्या? हाँ भैया। इस तरीके से n की वैल्यू रख ली 2, तो 2 पाई प्लस -1 की पावर 2, किसी भी माइनस के ऊपर घात 2 हो तो प्लस हो जाता है, ठीक है। तो 2 पाई, ये प्लस है और ये माइनस है, तो 2 पाई माइनस का π/3, ये आपने लिख लिया 2 पाई माइनस का π/3, क्या ये भी था क्या? हाँ भैया इसी तरीके से था। अब आपने मान लीजिए n की वैल्यू रख ली 3, n की वैल्यू कितनी रख ली? 3 रखने पर कितना आ जाएगा? 3 पाई, ठीक है 3 पाई, ठीक है। यहाँ पे n की वैल्यू 3 है, मतलब -1 की पावर स्विशम है तो -1 ही होगा, -1 और माइनस का समथिंग कितना हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा, तो 3 पाई प्लस π/3, इसी तरीके से चलता जाएगा क्या? हाँ भैया इसी तरीके से चलता जाएगा। अगर आपने n की वैल्यू रख ली -1, ठीक है, -1 रख ली तो क्या हो जाएगा? देखिए माइनस का पाई, हाँ भैया माइनस का पाई, इसी तरीके से यहाँ पर -1 की पावर -1 भैया माइनस का 1 हो जाएगा, और ये प्लस का π/3, तो देखिए π/3 माइनस का पाई आ गया ना। हाँ भैया ये आप हम कब चल रहे हैं? क्लॉक वाइज में चल रहे हैं, चल रहे ना। n की वैल्यू -1 रख ली, अब हम -2 रख के देख लेते हो, तो -2, ठीक है। यहाँ पर भैया n की वैल्यू सम है, क्या हो जाएगा आपका? एंगल जो है वो क्या आ जाएगा भैया? एंगल जो है जो वो क्या आ जाएगा? भाई एंगल आ जाएगा पॉजिटिव। क्या बात समझ में आती है? हाँ भैया बात समझ में आती है। तो यहाँ से भैया आ जाएगा -2 प्लस का π/3, क्या बात समझ में आती है? हाँ भैया सॉरी माइनस का π/3, क्या बात समझ में आती है? हाँ भैया अच्छे से बात समझ में आती है। तो इस तरीके से अब ये काम होता जाएगा और ये सब चलता जाएगा, ठीक है ना। मतलब जो हमने इतना बड़ा वो निकाला था ना, वो इसी के अंदर समा गया है। n की वैल्यू आप रखते जाइए, काम होता जाएगा, ठीक है। हाँ भैया ठीक है, थोड़े बहुत समझ में आ गया है, थोड़े बहुत क्या अच्छे से आएगा, ठीक है ना। हाँ मुझे पता है आपका दिमाग है थोड़ा सा उन नवरात्रों में चला गया है, डांडे खेलने में चला गया, इसलिए थोड़ा कम आएगा। थोड़ा सा कंसेंट्रेट करो या और भी समझ में आ जाएगा। जैसे कि देखिए अगर यहाँ पर cos x इज इक्वल टू माइनस का √3/2 होता और मैंने लिखा होता कि का हल ज्ञात कीजिए, ये मैंने लिखा होता, तो आप क्या करते भैया? हम क्या करते उस कंडीशन में? हम क्या करते? हम कुछ नहीं करते, बहुत कुछ करते। क्या करते? देखिए हम यह करते कि cos x को हम क्या लिखते? cos x को हम क्या लिखते भैया? cos x π/2 कब होते? cos x √3/2 कब होता है कि जब हम जो थीटा है उसका मान भैया 60 डिग्री ले लेते हैं क्या? नहीं 30 डिग्री ले लेते हैं ना। हाँ भैया, तो जब हम cos का मान 30 डिग्री ले लेंगे, मतलब π/6 ले लेंगे ना, तब हमारा काम हो जाएगा π/6 मतलब 30 डिग्री।
लेकिन भैया अब यहाँ पर आ गया है माइनस, क्या आ गया है माइनस। बात को समझना यार, देखिए थोड़ी सी सोचने वाली बात है। यहाँ पर आ गया माइनस, तो हम क्या काम करते थे पता है, पहली थिंकिंग, पहली सोच कि इसके अंदर रख लेते हैं माइनस, पाई बाई माइनस का पाई बाई 6 रख लेते हैं। अब यार जब हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़े थे अभी ही हाल ही में ताज़ा पढ़े रहे हैं कि जब कॉस के अंदर कुछ भी माइनस आ जाता है ना, माइनस में बैठ जाता है ना, तो वो भैया माइनस को तो खा लेता है। ठीक है, तो आप इसे कॉस है ना, इसे कॉस माइनस पाई बाई 6 का सॉल्यूशन देखने जाओ तो भैया, तो देखिए माइनस को तो खा लेगा, तो अब क्या बचेगा कॉस पाई बाई 6, कॉस पाई बाई 6 बचेगा, और कॉस पाई बाई 6 तो कितना हो जाएगा √3/2 हो जाएगा। यहाँ से तो √3/2 आ रहा है, लेकिन हमें तो कितना चाहिए, हमें तो भैया कितना चाहिए, हमें तो चाहिए कितना बता दीजिए, हमें तो चाहिए भैया माइनस का √3/2। अब माइनस कैसे लाए तो लाए कैसे, समझे बात। हाँ भैया अब हमें माइनस लाना है, तो जरा सोचो यार, थोड़ा सा सोचो किस तरीके से सोच सकते हैं। भैया एक काम करते हैं, जब हम देखिए कॉस पाई में से समथिंग घटा लेंगे, ठीक है ना, पाई में जोड़ लो घटा लो, ठीक है ना, पाई में से पाई बाई 6 घटा लेंगे, तो भैया जब कॉस यहाँ से इस तरीके से समझ लीजिए कि पाई बाई 2 का आपका सम गुणांक है, तो जब पाई बाई 2 का सम गुणांक होता है क्या कोई फलन चेंज होता है, नहीं होता है, फलन चेंज नहीं होगा, तो कॉस का तो कॉस ही रहेगा। ठीक है, तो कॉस यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि कॉस पाई माइनस थीटा कितना होता है, मैं सीधे ये बताइए, कॉस पाई माइनस थीटा कितना होता है, माइनस कॉस थीटा। क्या बात समझ गए। हाँ भैया, मतलब आपका जो कॉस है ना वो चेंज नहीं होगा, फलन चेंज नहीं होगा, लेकिन पाई माइनस थीटा मतलब यहाँ पर हम आ जाएंगे सेकंड चतुर्थांश में, द्वितीय चतुर्थांश में, वहाँ पर कॉस नेगेटिव होता है तो हम नेगेटिव लिख लेंगे। ठीक है, तो हमने यही लिखा है कि कॉस पाई माइनस थीटा लिख लिया। ठीक है, आप चाहते तो कॉस पाई प्लस थीटा भी लिख सकते थे, क्योंकि वहाँ से वो थर्ड क्वाड्रेंट में चला जाता और वहाँ पर भी कॉस नेगेटिव होता है, आपकी मर्जी है। ठीक है ना, ये किसकी मर्जी, आपकी मर्जी, प्लस लिखो माइनस लिखो, ये आपने लिख लिया। अब यहाँ से भैया ये काम हो जाएगा। अब यहाँ से जब आप इस को सॉल्व करने जाओगे ना, तो जो वैल्यू आएगी वो माइनस का √3/2 आएगी। ठीक है ना, तो ये आपको सोचना पड़ेगा यार। ठीक है ना, मतलब आपको अगर ये चैप्टर करना है तो पिछले वाला चैप्टर है ना ट्रिग्नोमेट्री, वो स्ट्रांग होना चाहिए। ठीक है ना, समझ के बाद, हाँ यहाँ से हम समझ गए। अब हम फॉर्मूला लगा सकते हैं, कौन सा भैया, cos x = cos y, जो कि क्या हो जाएगा, यहाँ से हम बोल सकते हैं x = 2n पाई प्लस माइनस y। ठीक है, अच्छा इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि x = 2n पाई प्लस माइनस पाई माइनस 5/6, पाई माइनस 5/6 कितना हो जाएगा भैया, 5/6, 5/6 हो जाएगा क्या। हाँ, तो 5/6 हमने लिख लियो, क्या 5/6 लिख लिया। अच्छा, यहाँ तक हमारा सवाल पूरा हो गया क्या, नहीं हुआ, अभी तो आधा बाकी है। ये लिखना पड़ेगा कि n जो है वो i से बिलोंग करता है या फिर z से बिलोंग करता है, मतलब इंटीजर है। ठीक है, बात समझे क्या। हाँ भैया अच्छे से अब हम समझ गए हैं। अब हमें कोई डाउट नहीं है, कोई डाउट नहीं है ना। हाँ भैया कोई डाउट नहीं है। ठीक है, तो चलो इस तरीके से और भी आगे सवाल करते हैं। अब के एनसीईआरटी में किस तरीके से सवाल दिए गए हैं और भी किन किन बातों का ध्यान रखना है, किस तरीके से हमें आगे बढ़ना है, किस तरीके के सवाल करना है, सब की हम बात कर लेते हैं। अब यहाँ पर आपको कुछ दिख रहा होगा, बहुत ही अच्छे से दिख रहा है भैया, बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है आपने। क्या लिखा है, क्या लिखा है। अरे बाबा डरने का नहीं है रे, क्योंकि तेरा आंसर अलग हो सकता है, उत्तर अलग हो सकता है, गलत नहीं। ये भैया कैसे बोला, ये बात नहीं पच रही है हमें। सबसे पहली बात तो विश्वास ही नहीं हुआ कि आंसर अलग हो सकता है, दूसरी बात कि गलत नहीं होगा। ठीक है, दूसरी बात भैया ऐसे कैसे। ठीक है ना, तो पहला जवाब तो यही है कि आपको पढ़ा कौन रहा है, संजय भैया, तो गलत कैसे होगा। नहीं, वो बात नहीं है, वो कोई जवाब नहीं हो सकता। हाँ भैया बिल्कुल सही बात है, थोड़ा सा सीरियस हो जाए तो भैया आपका यहाँ पर जो आंसर आएगा ना वो अलग हो सकता है, गलत नहीं हो सकता अगर आपने सही किया है तो। कैसे भैया, किस तरीके से, समझा दो अच्छे से हम समझते हैं। ठीक है ना, समझते हैं कि हाँ अभी हमने एग्जाम्पल किया कौन सा, भैया हमने एग्जाम्पल किया है जो कि आपके बुक का ही है। कौन सा है, sin x = माइनस का √3/2, ये हमने किया है एग्जाम्पल। ठीक है, इसको वापस करते हैं कि हाँ अभी हम समझ लेते हैं कि उत्तर अलग हो सकता है, गलत नहीं। कैसे, sin x = यहाँ से कितना हम लिख लेते हैं, sin माइनस का π/3 लिख लेके, हाँ sin माइनस का π/3। यहाँ से हम भैया ये फॉर्मूला लगा सकते हैं कि sin x = sin y इसका मतलब क्या होगा कि x = n y प्लस माइनस -1 की पावर n इंटू वाई। ठीक है, इसको लिख ले, क्या लिखने की जरूरत नहीं, याद हो जाएगा। x = n पाई, ठीक है, प्लस -1 की पावर n इंटू वाई, वाई कितना, माइनस का π/3।
क्या बात समझ गए यहाँ से? हाँ, और जहाँ पर एन है ना, कहाँ से बिलोंग करता है? एन या जेड से। ठीक है भैया, ये हमें समझ में आता है। अब कोई बंदा आया, मुन्ना वहाँ से उठकर आया, मुन्ना भाई उठ कर आए वहाँ से, अरे बाबा संजय भैया रुको, मैं तो यहाँ पर जो थीटा लिया ना वो दूसरा लूँगा, ये मेरी मर्जी चलेगी अब तो चलेगी मेरी मर्जी। भैया यहाँ पर जो पाई है ना, जो यहाँ पर साइन है ना, उसकी वैल्यू कितनी आ रही है? -√3/2। ठीक है, तो मैंने तो सीखा है आपसे ही कि -√3/2 है ना, इसको साइन माइनस का, भैया -√3/2 है। अब मैंने क्या देखा पता है कि आपका फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। अब मैं तो है ना इस -√3/2 को मैं क्या लिख लूंगा पता है? साइन पाई प्लस π/3। मतलब मैं इसको लिख लूंगा साइन कितना? 4π/3। भैया मैं तो इसको लिख लूंगा, किसका भैया? इसको मैं साइन 4π/3 मैं इसको लिख लूंगा। अब देखो यार, हाँ उसने सही बोला, मुन्ना भाई सही बोले। क्या बोले? कि मैं इसको साइन 4π/3 लिख लूंगा। तो यहाँ से क्या बना? sin x = sin 4π/3। क्या यहाँ से कुछ उसने गलत बोला क्या? नहीं, कुछ गलत नहीं बोला है, सब कुछ सही बोला है। सही बोला है क्या? हाँ सही बोला है। ठीक है, अब यहाँ से भैया हुआ क्या? यहाँ से हुआ क्या भैया? यहाँ से ये हुआ कि आपने इसका सॉल्यूशन लिखने गए थे, x = n पाई प्लस -1 की पावर n इंटू वाई। वाई कितना आ गया? 4π/3। यहाँ पे n बिलोंग करेगा क्या? n या मतलब n या z, मतलब जो भी ऐसे बोल सकते हैं। अब यहाँ से हम तो चौंक गए भैया, हम तो चौंक गए, क्योंकि आपको हो सकता है कि एग्जाम में यही हिट किया। ठीक है, जैसे कि मुन्ना भाई को भी हिट किया है, हाँ ये हमें हिट किया। तो एग्जाम में तो हम करके आगे इस तरीके से हमने आकर देखा, आंसर बुक में जो भी आंसर देखा, भैया ये दे रखा है वहाँ पे तो, या फिर आप ये करके आगे वहाँ पर ये दे रखा है। ठीक है, या फिर और कोई गलत मतलब दूसरा आंसर आपको दे रखा होता है। अब हम तो डर गए भैया, हम तो डर गए, हमारे गए 2 नंबर, गए 4 नंबर। अब हम क्या करें? नहीं भैया ऐसी कोई बात नहीं है, आपका आंसर अलग हो सकता है, गलत नहीं। अब भैया बिल्कुल सही बात है, आप ये भी हो सकता है इसका आंसर ये भी है और भी दूसरा होगा। ठीक है भैया, बात समझ में ना? अच्छा, ये भी सही है, वो भी सही है, सही सब सही है। तो भैया इसका परफेक्ट आंसर क्या होगा? परफेक्ट आंसर क्या होगा? इसका कोई परफेक्ट आंसर है ही नहीं, अलग अलग आंसर हो सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात है कि भैया ठीक है, हमें बात समझ में आती है, लेकिन हाँ भैया अलग अलग आंसर हो सकते हैं, लेकिन आंसर आपने बोला कि अलग हो सकता है, गलत नहीं हो सकता, इस बात को समझाओ। गलत नहीं भैया, हो सकता है मैंने कुछ जो थीटा है वही गलत ले लिया हो, मैंने यहाँ पर है ना, मैंने यहाँ पर कुछ और कर दिया हो। ठीक है ना, मतलब मान लीजिए थीटा है ना, मैंने पाई प्लस π/6 कर दिया हो। ठीक है, तब तो क्या आ जाता भैया? 7π/6 आ जाता, तब तो गलत हो ही जाता ना। हाँ, तब तो गलत हो ही जाता। तो भैया गलत किस कंडीशन में होगा ये तो बता दो। हाँ, तो आपको है ना चेक करना है, जैसे कि मान लीजिए आप करके आए आंसर में, एग्जाम में ये करके आगे आपको आंसर दे रखा है ये। ठीक है, तो आपको चेक करना है कि जो यहाँ पे n की वैल्यू रख के देखो, 2 3 4 5 रख के देखो। ठीक है, n की वैल्यू मान लीजिए -1 0 1 2 3 5 रख ली। ठीक है, यहाँ पर भी -1 0 1 2 3 इस तरीके से 5 रख लो। जो क्या यहाँ पर जो वैल्यू आ रही है वो कि यहाँ पर वैल्यू आ रही है क्या? हाँ, अगर आ रही है ना, इसका मतलब आप सही गए हो, आपका आंसर सही है। अगर आ रही है तो आप सही गए, सबसे पहले कंडीशन ये है। ठीक है ना, उसके बाद और भी मैं आपको सिंपलेस्ट वे बताऊंगा जिससे आपको कोई प्रॉब्लम आएगी ही नहीं। क्या मैंने बोला कि आप n की वैल्यू, ठीक है ना, n की वैल्यू रख कर देखो, आपको थीटा, अगर आपको क्या मिलता हो? आपको एंगल सेम मिलते हो इन द सेंस, ऐसा नहीं है कि आपने यहाँ पर 1 रखा तो जो यहाँ पर वैल्यू आई है वो यहाँ पर आनी चाहिए, ऐसा नहीं होगा। ठीक है ना, मतलब यहाँ पर मान लीजिए, जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं, चलो लेते हैं क्या? हाँ ठीक है भैया, n की वैल्यू रख ली 1। ठीक है, n की वैल्यू 1 रख ली, देखना n की वैल्यू 1 रख ली, मतलब यहाँ से कितना जाएगा भैया? पाई, और पाई प्लस कितना जाएगा? π/3। पाई प्लस π/3 कितना होता है भैया? 4π/3 होता है क्या? हाँ, 4π/3 होता है। ठीक है, यहाँ से हमने ये फर्स्ट वाला, सेकंड वाला देखते हैं क्या? n की वैल्यू रख ली 1। ठीक है, यहाँ पर अब 1 रख के देखते हैं। ठीक है, चलो यहाँ पे 1 रख ली तो कितना आ जाएगा? पाई। ठीक है, यहाँ पे कितना जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा पाई प्लस 4π/3 कितना हो जाएगा? 7π/3 हो जाएगा। हाँ भैया, बात समझ में आता है? नहीं, पाई माइनस 4π/3 कितना हो जाएगा भैया? माइनस का π/3 हो जाएगा, माइनस का π/3। ठीक है ना, अब देखिए n की वैल्यू 1 1 पर दोनों की वैल्यू सेम नहीं आई है, लेकिन अगर आप n की वैल्यू रख लेते हो 0, n की वैल्यू रख लेते हो 0, तो अब देखिए क्या हो जाएगा? n की वैल्यू 0 रख ली तो यार देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा भैया? ये तो आगे 0,
इस समथिंग की पावर 0 कितना होता है 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ से हमें कितना मिल गया, यहाँ से हमें मिल गया 0 रखने पर माइनस का π/3। अब देखो यार माइनस का π/3 यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, हालांकि n की सेम वैल्यू पर, एक ही वैल्यू पर सेम वैल्यू नहीं है, लेकिन अलग अलग वैल्यू पर जो थीटा है ना वो सेम वैल्यू है, ठीक है। यहाँ पर n की वैल्यू 0 रख लो, ठीक है ना, सेकंड वाले में। तो यहाँ पर 0 रखा तो ये तो 0 हो गया, यहाँ पर 0 रखा तो ये कितना आ गया, ये भी 1 आ गया, ठीक है। ये कितना बचा 4π/3, ठीक है ना, 4π/3। तो देखो यार यहाँ पर भी 4π/3 है, यहाँ पर भी 4π/3 है, मतलब थीटा हमें सेम मिल रही है। इसका मतलब भाई साहब आप सही चले हो, मुन्ना भाई आप भी सही हो, और तो क्या बोलते हो सर्किट भाई आप भी सही हो। बात समझे क्या? हाँ भैया हम समझ गए हैं, ठीक है। ये तो थोड़ी सी है प्रॉब्लम वाली बात, लेकिन एनसीईआरटी में तो कुछ लिमिटेड आपको सवाल दिए गए हैं, ठीक है ना। मुश्किल से 10-15 मान सकते हैं, ठीक है ना। 15 आपको सवाल दिया गया है, उनका कुछ अच्छे से बता दो। तो भैया अगर आपको इन सभी से बचना है कि एनसीईआरटी में अलग दिया गया है, हमें अलग आंसर मिला है, ऐसा कोई भैया हमें ऐसा सॉल्यूशन बता दो जिससे जो एनसीईआरटी में दिया गया है ना वो का वो हम आंसर लिखकर आ जाए, तो भैया बात बन जाएगी। क्या बात बन जाएगी? हाँ। तो यार कोशिश करना कि जो यहाँ पर आप एंगल लो ना, जो आप एंगल लो ना वो एंगल एक्यूट होना चाहिए, न्यून कोण होना चाहिए। समझे बात भैया? बात समझे? हाँ भैया समझे। क्या कोशिश करनी है कि जो एंगल लो ना हमेशा कोशिश करो, ठीक है ना, एटलीस्ट आप एनसीईआरटी में मतलब कहीं पर भी कोशिश करो, और आप एनसीईआरटी के अंदर जब एनसीईआरटी के अंदर होगी बोर्ड के सवाल करेंगे ना वहाँ पर तो आपको सेम ही आंसर मिलेगा, आप चेक कर लेना, ठीक है। लगभग 98% केस में आपको सही आंसर मिलेगा, किसी दूसरे केस में हो सकता है, ठीक है ना, थोड़ी बहुत एनसीईआरटी भी लेवल बढ़ाएगी, ठीक है। दूसरे केस में जैसे कि मान लो कोई कॉम्पिटिशन एग्जाम देने गए तो वहाँ पर तो मैंने आपको चेक करना बता ही दिया है, बिल्कुल। जैसे कि मैंने जो अभी फर्स्ट आपको आंसर निकाल के बताया था वो न्यून कोण पे बताया था, हाँ ठीक है। अब ये आपका है अधिक कोण पे आंसर दिख रहा है अलग, लेकिन है तो सेम ही ना, ठीक है। तो आप कोशिश करो कि हमेशा कोण न्यून कोण ले, ठीक है ना। न्यून कोण भी समझ में आता है भैया, न्यून कोण होता है 90 डिग्री से कम। 0 से 90 डिग्री के बीच में कोई भी अगर हम एंगल ले लेंगे ना तो वहां पर लगभग एनसीईआरटी से हमारा आंसर मैच हो जाएगा। बात समझे क्या? हाँ भैया अब हम बात समझ गए हैं, अब हम आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है ना। आगे बढ़ सकते हैं कि हाँ आगे बढ़ सकते हैं, और आज हम बात करते हैं एनसीईआरटी के एग्जाम्पल आके, ठीक है ना। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं एनसीईआरटी के। कल हम देख लेंगे भाई एनसीईआरटी के क्वेश्चंस, और कुछ दूसरे टाइप के एनसीईआरटी के भी क्वेश्चंस है और दूसरे कॉम्पिटिशन एग्जाम के भी क्वेश्चंस है, उनको भी देख लेंगे। उसके बाद लगभग चाहे तो कल या फिर परसों तक 3 लेक्चर में आपका कंप्लीट हो जाएगा आपका, ठीक है। आपकी मर्जी है, हो जाएगा, ठीक है। चलो, तो आपको बोला गया कि निम्न के मुख्य हल ज्ञात करो। मुख्य हल मतलब प्रिंसिपल वैल्यू मतलब 0 से 2π। इसके आगे नहीं जाना। अब इसको कैसे हल करना है उसको भी देख लेते हैं। मुख्य हल ज्ञात करने का तरीका इस तरीके से आप हेडिंग डाल दे सकते हो, और यहाँ से हम पहला लेते हैं क्वेश्चंस। पहले का फर्स्ट भाग लेते हैं, sin x = √3/2। अब आपको यहाँ से कुछ दिखाना है। ये जब भी आपको वैल्यू निकालने होती है ना, आप क्या करो भैया, π/3 है ना, 2 वैल्यू आपको मिलेगी। सबसे पहले क्या है कि √3/2 कहाँ पे होता है, √3/2 कहाँ पे होता है भैया, होता है ये π/3 पे, मतलब 60 डिग्री पे होता है, ठीक है ना। अब आपको बोला गया है पॉजिटिव, ठीक है ना। तो ये आपका पहला, ये आपका दूसरा, ये आपका तीसरा, और ये आपका है चौथा, ठीक है ना। इसी तरीके से कुछ होता है, ठीक है। अब हमें इससे आगे नहीं जाना, पहला दूसरा तीसरा चौथा। अब यहाँ से वापस मुड़ना नहीं है, मैक्सिमम यहाँ से पहले आए, दूसरे तीसरे चौथे, वापस पहले में नहीं आना। एक बार आ गई तो ठीक है। अब पॉजिटिव कहाँ पे होता है साइन, पहले और दूसरे में, यहीं पे होता है क्या? हाँ यहीं पे पॉजिटिव होता है। तो हमें बस 2 वैल्यू निकालनी है, एक तो पहला और पॉजिटिव, एक पहला और एक दूसरा। तो आप निकालोगे सबसे पहला, ठीक है ना। इस तरीके से लिखोगे sin x = sin, आप लिख सकते हो π/3, ठीक है ना। तो यहाँ से एक वैल्यू आपको क्या मिल गई, x = π/3, ठीक है। दूसरा आप क्या लिख सकते हो, अब आपको भैया पॉजिटिव में ही जाना है, तो अब यहाँ पर आना है ना सेकंड कोऑर्डिनेट में। क्या करेंगे भैया, पाई में से π/3 घटा लेंगे, ठीक है ना। पाई में से दूसरा आपने क्या किया कि sin x = sin π - π/3। पाई - π/3 कितना हो जाएगा, 2π/3 हो जाएगा, बिल्कुल भैया। तो यहाँ से भैया x हमें और एक मिल गया कितना, 2π/3, ठीक है ना। तो ये इसके दोनों प्रिंसिपल वैल्यू हो गई, मुख्य मान हो गए। बात समझ में आते हैं, अच्छे से हमें समझ में आते हैं, ठीक है ना। बिल्कुल ईजी है, मुख्य हल बिल्कुल ईजी है, आपको यही करना है।
मतलब दो ही होंगे, दो के अलावा तीसरा हो ही नहीं सकता यार, ठीक है ना, क्योंकि किसी भी फलन के लिए दो पॉजिटिव होते हैं दो नेगेटिव होते हैं, ऐसा तो कोई होता नहीं कि किसी के एक पॉजिटिव होता है किसी के 3 नेगेटिव होता है, किसी के 3 पॉजिटिव होते हैं तो किसी का 1 नेगेटिव होता है, ऐसा तो कोई होता है नहीं होता है, ठीक है। इसी तरीके से हम बात करते हैं tan x की, ठीक है ना। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं tan x की बात करते हैं, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं tan x की बात करते हैं, तो tan x इज इक्वल टू माइनस का √3/2, ठीक है ना। अब पहले यही बता दो आप कि √3/2 कहाँ पे होता है, सॉरी 1/√3 कहाँ पे होता है भैया, π/6 पे, मतलब 30 डिग्री पे होता है, π/6 पे होता है, हाँ भैया। अब आपको ये पता करना है कि ये नेगेटिव कब होता है, नेगेटिव कब होता है, तो आपके चौथे और भैया कहाँ पे, चौथे और बोल सकते हैं कि दूसरे क्वाड्रेंट में, ये यहाँ पर भी होता है, बिल्कुल भैया यहाँ पर भी होता है। तो हम है ना क्या करेंगे पता है, हम इसको इस तरीके से करेंगे कि एक बार तो हम लिख लेंगे tan x इज इक्वल टू tan पाई माइनस π/6, पाई माइनस π/6, पाई में से भी π/6 घटाएगा मतलब 2 से तो कम ही होगा, ठीक है ना। अगर आपको मतलब डाउट आ गया कि भैया मैं गलत तो नहीं हो गया क्या, मुख्य वैल्यू जो मुख्य मान है वो गलत तो नहीं हो गया क्या, तो आप काम करना कि जो भी आपको थीटा मिला ना उसको चेक करना कि कहीं ये 0 से कम तो नहीं है या फिर 2 से ज़्यादा तो नहीं है। अगर इससे बाहर जाता है 2 से बाहर और 0 से पीछे जाता है तो आपका आंसर गलत है। गलत इन द सेंस कि आपने वो लिमिट क्रॉस कर लिया, लिमिट 0 से 2 तक ही होनी चाहिए। तो आपको एक क्या मिल गया भैया 5π/6, ठीक है ना। एक आपको x की वैल्यू 5π/6 मिल गई। दूसरी आपको निकालनी है क्या, हाँ दूसरी भी निकाल सकते हैं। कैसे भैया, आप लिख सकते हो कैसे, tan x इज इक्वल टू tan 2π माइनस π/6। अब यहाँ पर देखो 2π में से समथिंग घटा रहे हो, 2π में से समथिंग घटा रहे हो, और आपको लिमिट कहा है 2π तक, ठीक है ना। मतलब 2π से तो पीछे ही है ना, और समथिंग घटा रहे हो वो मतलब 2π से छोटा ही है, इसका मतलब ये 0 से 2π के बीच में ही है, ठीक है। तो यहाँ से आपको x की एक और वैल्यू क्या मिल गई भैया, आपको 11π/6, ठीक है ना। अब आपको चेक करना होना तो आप चेक कर लेना भैया, यह 1 पॉइंट समथिंग आया है, मतलब 2π से ये छोटा है और 0 से ज़्यादा है, तो ये आपको यहाँ पे मिल गई 11/6π, ठीक है ना। तो ये आपको वैल्यू मिल गई है tan x इज इक्वल टू माइनस का 1/√3 पर। बात चमकती है कि अच्छे से चमकती है। ये सवाल तो हम जो जनरल वाले जो आपको प्रिंसिपल वाली जो मुख्य वैल्यू वाले सवाल है ना वो तो हम आराम से कर ही लेंगे, ठीक है भैया। अब धीरे धीरे हम आज के इस लेक्चर के समापन की ओर जा रहे हैं, ठीक है ना। कल और भी अच्छे से डिस्कस करेंगे और भी आगे बढ़ेंगे। अब निम्न के हल ज्ञात कीजिए। जब भी आपको हल ज्ञात करने का बोला जाए तो हम क्या बोलेंगे, हम ये बात करेंगे किसकी, जनरल सॉल्यूशन व्यापक हल की, ठीक है। तो सबसे पहला सवाल है साइन x इज इक्वल टू, साइन हमें ज़्यादा देखने को मिला है तो देख लेते हैं। साइन x इज इक्वल टू -1, साइन x इज इक्वल टू -1, -1 कहाँ पे होता है भैया, पहले तो ये पता करो ना 1 कहाँ पे होता है, π/2 पे, π/2 पे होता है, हाँ π/2 पे होता है। अब -1 कहाँ पे होता है भैया, -1 कहाँ पे होता है ये पता करना है, -1 कहाँ पे होता है ये पता कर लो, पता कर ले क्या, हाँ भैया पता कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो यार ये आपका π/2 है, ठीक है, ये हमने लिख लिया π/2। अच्छा से ये भी बात समझ में आती है। अब ये -1 कहाँ पे होता है, π/2 पे 1 होता है, तो -1 कहाँ पे होगा भैया, ये -1 हो जाएगा आपके, हम एक काम करते हैं इसको ले लेते हैं माइनस का, या फिर -1 ले लेते हैं, ठीक है ना। इससे थोड़ा सा डाउट नहीं आ जाए इसलिए हम बोल रहे हैं -1 है। अब ये π/2 पे तो होता है पॉजिटिव, ठीक है। अब नेगेटिव कहाँ पे होगा भैया, सीधे सीधे नेगेटिव होगा 3π/2 पे, ठीक है ना, 3π/2 पे, हाँ भैया 3π/2 पे होगा आपका यह क्या, नेगेटिव, ठीक है। बात समझ में आती है, हाँ भैया अच्छे से समझ में आती है। तो हमने यहाँ पे क्या ले लिया, साइन x इज इक्वल टू साइन 3π/2, ठीक है ना। बात समझ गए है हो क्या, हाँ भैया बात समझ गए। या फिर हम एक काम कर देते हैं ना भैया, अभी भी आपने बोला है ना, अभी भी आपने बोला, क्या बोला है, क्या बोले हम ये बोले कि आपका जो भी एंगल है ना वो एक्यूट होना चाहिए, ठीक है। तो हम इसको -1 है ना, तो इसको हम π/2 तो हमने लिख लिया, अब ये π/2 तो लिख लिया। अब है ना इससे माइनस ना उसको अंदर ले आता है क्योंकि साइन खाता है नहीं, ठीक है, साइन तो उगाड़ लेता है, तो साइन -π/2 कितना हो जाएगा, -1, ठीक है ना, -1 हो जाएगा, हाँ भैया। तो अब ये आप कह सकते हो, या फिर आप ये भी कर सकते हो कि √3π/2 भी लिख सकते थे, आपकी मर्जी है, मैंने क्या बोला आपकी मर्जी है, ठीक है। तो यहाँ से भैया कितना जाएगा, x इज इक्वल टू n π, हाँ भैया प्लस है भैया -1 की पावर n है इंटू माइनस का π/2, ठीक है ना। तो ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। जहाँ पर n है ना वो बिलोंग करेगा I से या फिर Z से। बात समझ गया कि हाँ भैया समझ गया, ये आपको कोई एग्जाम्पल दे नहीं रखा था, मैंने अपने मन से बना लिया, इसलिए थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन ना आ जाए, ठीक है ना। कन्फ्यूजन ना आने का मतलब क्या है कि भैया अगर यहाँ पर आप 3π/2 भी ले सकते थे, आपका आंसर गलत नहीं आ सकता है, ठीक है। अब हमें बोला गया है किसका,
cos x इज इक्वल टू 1/2, cos x इज इक्वल टू 1/2। भैया 1/2 cos x क्या होता है भैया 60 डिग्री पे, 60 डिग्री पे cos 1/2 होता है। क्या बात ये भी समझ में आती है? हाँ भैया ये भी समझ में आती है। तो हम है ना क्या लेंगे भैया cos π/3 ही लेंगे, 60 डिग्री ही लेंगे, ठीक है ना। हम cos क्या नहीं लेंगे भैया, हम cos 2π - π/3 नहीं लेंगे, ठीक है ना। मतलब 90 डिग्री से आगे नहीं जाएंगे, हम न्यून कोण ही लेंगे, ठीक है भैया। यहाँ से हमें क्या मिल गया x इज इक्वल टू 2nπ प्लस माइनस y कितना है π/3, जहाँ पे n बिलोंग करेगा i या z से। तो देखिए इतना ईजी से, इतना आराम से आप काम हो रहे हो, ठीक है ना, काम आपका हो रहा है। अब यार इसके जो ये हमने अभी 3 फॉर्मूले देखे हैं ना, उनका आपको प्रूफ तो पूछा जाता है नहीं और करना भी नहीं है। इजी प्रूफ है, आप चाहो तो खुद से देख लेना, बाकी इजी है, इतना करने की ज़रूरत है नहीं। फिर भी अगर आपको लगता है कि नहीं भैया हमें प्रूफ पूछे जा सकते हैं, तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में बता देना कि भैया प्रूफ बता दो, तो कल के वीडियो में मैं बता दूंगा। कोई इतनी कुछ खास बात है नहीं, आप खुद देख लेना। अगर आपने ट्री को फर्स्ट अच्छे से पढ़ रखी है तो ट्री को इस सेकंड में कोई डाउट नहीं होगा, उन सभी फॉर्मूलों को आप बना लोगे, ठीक है भैया। अब भैया हम बात आते हैं, भैया आपने जो फॉर्मूले पढ़ाए थे ना, वो 3 ही बताए थे, साइन कोस और टैन के, साइन कोस और टैन के। अब हमें तो मिल गया कोसेक, अब हमें तो कितना मिल गया कोसेक। तो भैया हम आगे हैं 11th में, हम हमारी एज के साथ साथ हमारा दिमाग, हमारा कद और हमारे सोचने का तरीका और सब कुछ है ना वो बढ़ गया है बिल्कुल अच्छे से। कैसे बढ़ गया है, इससे क्या मतलब है कि भैया हमें कोसेक पूछा गया है ना, हमें पूछा गया कोसेक, ठीक है भैया। हमें क्या पूछा गया है कोसेक। हाँ, कोसेक का उल्टा क्या होता है भैया, कोसेक का उल्टा होता है साइन। तो भैया कोसेक का नहीं पता लेकिन साइन का तो पता ही है ना। बिल्कुल भैया साइन का तो पता ही है। तो हम क्या ऐसे लिख सकते हैं, क्या कोसेक को लिख सकते हैं 1/sin x। हाँ ये आप लिख सकते हो, तो माइनस का 2 हो जाएगा। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि sin x इज इक्वल टू माइनस का 1/2, ठीक है, सॉरी माइनस का 1/2। अच्छा ये कब होगा है, sin x माइनस का 2 कब होता है, 1/2 कब होता है भैया, π/6 पे। अब ये माइनस है तो माइनस का π/6 हम लिख लेंगे क्या। हाँ, तो यहाँ से आपको x कितना मिल जाएगा, x मिल जाएगा nπ प्लस -1 की पावर n कितना है, माइनस का π/6 है, ठीक है, π/6 है, हाँ π/6 पे, ठीक है ना। तो इस तरीके से काम आपका हो जाएगा। क्या बात समझ में आ गई। हाँ, क्या लिखा है मैंने, x इज इक्वल टू nπ प्लस -1 की पावर n इंटू माइनस का π/6, जहाँ पर n है वो बिलोंग कर रहा है i से या फिर z से, ठीक है ना। तो इस तरीके से आज हमें बहुत मज़ा आ गया है सवाल करने का। इजी है तो आराम से हम कर भी सकते हैं, मज़ा भी आ सकता है। और अब आपके पेशेंस, आपका धैर्य हुआ ख़त्म। आपने अच्छे से इस तरह क्लास को पढ़ लिया है, अब आप अच्छे से जाकर खूब डांडे खेल सकते हो, खूब अपने दोस्तों के साथ मज़े ले सकते हो, ठीक है। तो बस एक बार और आप सभी को नवरात्र की बहुत बहुत शुभकामनाएं। 9 के 9 दिन मज़े करो, 10वें दिन बोल सकते हैं रावण को उड़ा डालो, और फिर दिवाली की तैयारी भी करो, और साथ ही साथ आपके बोर्ड एग्ज़ाम आने वाली 12th में, लेकिन अभी 11th क्लास की भी तैयारी अच्छे से कर लो, क्योंकि आपके अंदर जो सपना लिया है ना, उसमें छुट्टियां नाम की चीज़ होती नहीं है, ठीक है। डेली पढ़ते रहो, डेली आगे बढ़ते रहो, ठीक है ना। इसी के साथ ही साथ भैया को सपोर्ट भी थोड़ा बहुत करते रहिए और बस पढ़ते रहिए, ठीक है। थैंक यू।